Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to labor and industrial law. एक स्पेशल फरमाइश आई है कि मैम ट्रेड यूनियन के सेक्शन 22 से लेकर 28 तक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज जो है मैं 22 से लेकर 28 तक थोड़ा सा ये सेक्शन एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ट्रेड यूनियन होता क्या है। ट्रेड यूनियन के इन प्रोविजंस के बारे में समझने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन आखिर है क्या चीज। देखिए, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बात करता है ट्रेड यूनियन की, और ट्रेड यूनियन जो है वो वर्कर्स के लिए बनाई जाती है कि वर्कर्स को किसी प्रकार का अगर एम्प्लॉयर से कुछ दिक्कत आती है, कुछ परेशानी आती है, तो ये यूनियन जो है उनकी हेल्प कर सके। तो ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, आयोजित ग्रुप होता है वर्कर्स का, हु स्ट्राइव टू हेल्प द वर्कर, जिनका उद्देश्य ये होता है कि वो वर्कर्स की हेल्प कर सके इन द इश्यूज रिलेटिंग टू फेयरनेस ऑफ पे, कि उन्हें सही पे मिले, इन मामलों में हेल्प करे। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, की वर्कर काम कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयर नाजायज तंग ना करे, अच्छा माहौल मिले उसे। आवर्स ऑफ वर्क, एक लिमिट हो कि कितने घंटे काम करना है। एंड अदर बेनिफिट्स, और कुछ दूसरे फायदे भी दिए जा सकते हैं इस ट्रेड यूनियन के द्वारा। दैट दे शुड बी एंटाइटल्ड टू इंस्टेड ऑफ देयर लेबर, उनके काम के साथ साथ उन्हें इन चीजों का हकदार वो होते हैं, काम के साथ साथ उन्हें ये चीजें मिलनी चाहिए। उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? ट्रेड यूनियन करती है। दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, ये क्या करते हैं? मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक लिंक स्थापित करते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग न्यूली ओरिजिनेटेड इंस्टीट्यूशंस, दे हैव टर्न्ड इनटू अ पावरफुल फोर्स बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, उनकी एक पावरफुल फोर्स बन जाती है कि जब वो उनका उद्देश्य होता है इन इंस्टीट्यूशंस का, इन ट्रेड यूनियंस का, तो उनके पीछे एक शक्तिशाली ताकत होती है, शक्तिशाली फोर्स होती है, एक आप ये कह सकते हो पावर उनके पास आ जाती है। बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ वर्कर, क्योंकि ये सीधे तौर पर जो वर्कर्स होते हैं उनके सामाजिक और आर्थिक रहन सहन पर डायरेक्ट सीधे तौर पर प्रभाव डालती है। टू कंट्रोल एंड मैनेज द वर्किंग ऑफ दिस ट्रेड यूनियंस, इन ट्रेड यूनियन को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए डिफरेंट लेजिस्लेशंस रेगुलेटिंग द सेम रिक्वायर्ड, तो अलग अलग जो लेजिस्लेशन, अलग अलग कानून ने कुछ ऐसे नियम बना दे हैं कि आपको ट्रेड यूनियन में जो है लागू करनी ही होगी। इन इंडिया ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 इज ए प्रिंसिपल एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो 1926 का एक प्रिंसिपल एक्ट है। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, मैनेज करता है ट्रेड यूनियन के वर्कर पर। तो ये जो वीडियो स्पेशली जो बन रहा है एलएलबी के उन स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है जो अभी सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसको मैं ऐसा करते हैं जो भी टॉपिक है उनको थोड़ा थोड़ा मैं सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगी क्या कुछ है ये। उससे पहले जैसे मैंने एक्सप्लेन ये कर ही दिया ट्रेड यूनियन का, उसके बाद जैसे डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन लॉ इन इंडिया, इंडिया में ये ट्रेड यूनियन लॉ कैसे डेवलप हुआ, तो उसमें आपको 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट की, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। तो ये कुछ की फैक्ट्स है कि आज़ादी से पहले क्या था, लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये बढ़ावा दिया गया कि जो भी ये अलग अलग फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर ट्रेड यूनियन होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप फर्स्ट जो है पॉइंट लिखोगे कि आज़ादी से पहले का क्या कंसेप्ट था और आज़ादी के बाद का क्या कंसेप्ट था। चलिए इस पर मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। आज़ादी से पहले तो क्या था कि अगर हम बात करें तो 1920 में AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 1920 में पहली बार इंडियन लेबर को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सप्लेन किया, स्थापित किया। उसके बाद ट्रेड यूनियन बिल आया 1921 में। श्री NM जोशी जो थे वो मॉडर्न ट्रेड यूनियनिज्म के जो थे फादर माने जाते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से रिलक्टेंट थी, गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से साबित नहीं करना, पूरी तरह से इसे आप कह सकते हो कि एनफोर्स नहीं करवाना चाहती थी ट्रेड यूनियन को, लेकिन फिर भी उन्होंने हैवी प्रेशर की वजह से क्या किया, इसको बिल को लेके आई। इंडिपेंडेंस से पहले जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था, उससे पहले ब्रिटिश का राज था, उनका जो एटीट्यूड था, रवैया जो था, वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उनकी हमेशा यही मंशा थी कि वो जो है फॉरेन एम्प्लॉयर और उनके इंटरेस्ट, बिजनेस जो ओनर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश के जो बिजनेसमैन होते थे तो वो ये सोचते थे कि उनके
जो एम्प्लॉयर उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस तरीके से ये इसकी शुरुआत होती है। आज़ादी के बाद क्या हुआ, फैक्ट्री एक्ट आ गया 1948 में। लेबर लॉ की बात हो रही है कि लेबर लॉ कैसे एस्टेब्लिश हुआ, तो इस प्रकार से फैक्ट्री एक्ट आए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया, मिनिमम वेजेस एक्ट आया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया, द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट आया, ये पहले ही आ चुका था इंडिपेंडेंस से पहले ही। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट आया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया। ये जो पहले का एक्ट है ये कहीं ना कहीं जो है अपने आप को यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया गया, वाइडली जो है उसे स्थापित किया गया कि आप इस प्रकार से वेलफेयर देखोगे। ये सारे के सारे जो लेजिस्लेशन है ये वेलफेयर से रिलेटेड है। ट्रेड यूनियन क्या होती है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जो आर्टिकल 19(1) का क्लॉज सी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो गारंटी करता है, गारंटी देता है, हमें अधिकार देता है कि हम जो है फंडामेंटल राइट जो हमारा है कि हम एसोसिएशन बना सकें, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें फिर आप एक केस लिख दोगे कि इस केस में क्या कुछ एक्सप्लेन किया गया, तो उसके एक केस का रेफरेंस दे दोगे। ऑब्जेक्ट और स्कीम क्या था ट्रेड यूनियन एक्ट का, उसके बारे में ऑब्जेक्ट मेन यही था कि एक ऐसी मशीनरी स्थापित कर दे जो क्या करेगी, राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी जो भी ट्रेड यूनियंस के हैं। तो इस प्रकार से आप इसको जो है नोट्स में आप LLB के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर ही चुकी हूँ, तो आप जो है इसे अच्छे से कवर अप कर सकते हो। फिर ट्रेड यूनियन में कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, 33 सेक्शंस हैं। ये सारा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, सारा कुछ इसमें आप देख सकते हो। ट्रेड यूनियन का मीनिंग और डेफिनेशन है, ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है एग्जाम में आने का कि आप जो है इस तरीके से ट्रेड यूनियन का जो कंसेप्ट और डेफिनेशन है उसको आप अच्छे से करना, एग्जाम के इसमें चांसेस हैं, एक ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं साथ में क्वेश्चन को भी हाईलाइट कर देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है इसमें एग्जाम में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। ये पॉइंट तो स्टार्टिंग वाले इम्पोर्टेंट हैं ही हैं। उसके बाद इसके अंदर जो डेवलपमेंट, ये 3 जो है ऐसे पॉइंट है जिनको आपको कवर अप करना ही है। अगर ट्रेड यूनियन के कोई और प्रोविजन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, फिर भी हम इन पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देना ही पड़ेगा, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो चलिए इसके बाद हमें 2H जो है ट्रेड यूनियन एक्ट की बात करता है, वह किसकी, ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है। ये बताता है कि इन 3 प्रकार के रिलेशन को सपोर्ट करने के लिए जो ट्रेड यूनियन लाई गई थी, वर्कमैन और एम्प्लॉयर का, वर्कमैन और वर्कमैन का, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट एलिमेंट लिखोगे ट्रेड यूनियन की क्या है वो आप लिख दोगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन जो है कैसे होता है, क्या कुछ कंसेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद चलिए सेमेस्टर वाइज जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ऐसा करूंगी, जो भी सिलेबस है आपको उसमें हाईलाइट करके बता दूंगी कि ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन पर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जब आप ये सारे के सारे पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के साथ साथ ये सारे पॉइंट आप कंसिडर करोगे। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन करोगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन पे भी बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आपको जो है इसको अच्छे से कवर अप करना है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। जब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में आप करोगे तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन लिखोगे इसके अंदर आप, और फिर मोड ऑफ ट्रेड यूनियन लिखोगे, ठीक है, एप्लीकेशन, फिर है प्रोविजन टू बी कंटेन इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन के जो रूल्स हैं क्या हैं, वो सारे कुछ सारे रूल्स जो है आपके इसमें मेंशन करना है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। फिर आप अब क्या कह सकते हो, इसमें बता रहा है रजिस्ट्रार की पावर के बारे में बात कर रहा है कि वो उसकी पावर है कि वो किसी भी ट्रेड यूनियन के वर्कर या मेंबर को बुला सकता है और डिटेल देने के लिए, ये कुछ केसेस आप ऐड कर सकते हो। फिर रजिस्ट्रेशन किसमें, सेक्शन 8 में आप रजिस्टर कर दोगे। सेक्शन 9 कहता है कि आप जो है जो भी रजिस्टर आप कर देते हो ट्रेड यूनियन का, उसका आप सर्टिफिकेट जारी करोगे, और जब भी आप किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर रहे हो उससे पहले उसकी जो मेंबर्स हैं उसके अंदर क्या क्या मेंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, उन मेंबर से रिलेटेड जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है ट्रेड यूनियन की, वो क्या होनी चाहिए, वो सेक्शन 9A में दिया गया है। अगर आपने गलत व्यवहार किया, सही तरीके से सारे रूल्स फॉलो नहीं किए, तो आपके ट्रेड यूनियन को कैंसिल किया जा सकता है। फिर अगर आपके ट्रेड यूनियन को कैंसिल किया गया तो आप अपील कहाँ करोगे, वो सारा का सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ट्रेड यूनियन की अपील के बाद एक नेक्स्ट प्रोविजन है कि अगर आपने रजिस्टर्ड करवाई है ट्रेड यूनियन का, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, उसका एड्रेस प्रॉपरली देना होगा। फिर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, इनकॉर्पोरेट का मतलब उसमें क्या क्या जो है किन किन व्यक्तियों को आप शामिल करोगे, किस तरीके से आप उन्हें
लागू करवाओगे सारी चीज़ों को, वो इसमें सेक्शन 13 में है। उसके बाद राइट्स और लाइबिलिटीज जो है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। सेक्शन 15 से लेकर 28 तक राइट और लाइबिलिटीज के बारे में बात करता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की। एंड हैज एंड आल्सो द लाइबिलिटीज विच कैन बी इम्पोज्ड अगेंस्ट इन, और कुछ प्रकार की लाइबिलिटीज हैं। ये पॉइंट वाइज मैंने आपको करवाए थे, तो हमने डिस्कस किए थे बेयर एक्ट से। ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जनरल फंड्स में भी स्पेंड, कैसे जनरल फंड स्पेंड किए जाते हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, सेपरेट फंड आप तैयार करते हो तो। राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ ट्रेड यूनियन, राइट ऑफ माइनर्स टू मेंबरशिप ऑफ द ट्रेड यूनियन के, अगर माइनर को आप ट्रेड यूनियन का क्या मेंबर बना सकते हो, हम बना सकते हैं अगर 15 साल से ऊपर का कोई है, लेकिन उसकी लाइबिलिटीज होती है, उसके राइट्स वहाँ पर होते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेवारियाँ लाइबिलिटीज बहुत कम होती हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस, अगर ट्रेड यूनियन के लिए आप वर्कर्स को कुछ ऐड किया, मेंबर्स को ऐड किया, तो उसको आप कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर है जो ऑफिस बियरर हैं, ऑफिस के अंदर जो ट्रेड यूनियन के ऑफिस में जो व्यक्ति शामिल किए गए हैं, वो इंडस्ट्री से कितने पॉइंट तक कनेक्ट रहेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से स्पेशल रिक्वायरमेंट आई है सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 ये बात करता है कि कितनी मात्रा में जो वर्कर्स हैं वो कम से कम ट्रेड यूनियन के इंडस्ट्री से कनेक्ट होने चाहिए। ये कहता है सेक्शन 22 ऑफ एक्ट ये बात करता है, मैंडेट करता है, कंपलसरी करता है कि नॉट लेस देन हाफ ऑफ द मेंबर, नॉट लेस देन यानी कि हाफ मेंबर जो है वो ट्रेड यूनियन के शुड बी एम्प्लॉयड होने चाहिए इन द इंडस्ट्री और वर्क। मान लीजिए किसी ट्रेड यूनियन में हमने 11 मेंबर रख दिए, तो 11 में से तकरीबन 5, कम से कम 5 या 6 मेंबर जो हैं वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति ही ट्रेड यूनियन के पार्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर ये वर्कर जो है नहीं होंगे, अगर किसी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, तो ये कैसे समझ पाएंगे कि जो वर्कर्स हैं उनकी क्या परेशानियां होती है और एम्प्लॉयर के साथ कैसे डील करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेड यूनियन इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स। अगर मान लीजिए ट्रेड यूनियन जो है, एग्रीकल्चरल लेबर्स कौन से होते हैं, जो खेतों में जैसे कनक काटने का काम कर रहे हैं, चावल लगाने का काम कर रहे हैं, जो लेबर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर खेती से रिलेटेड काम करते हैं, तो इस सेक्शन के तहत हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच यूनियन, अगर हमने एग्रीकल्चर फील्ड के लिए लेबरर्स की एक यूनियन बनाई है तो उसके अंदर भी हाफ मेंबर्स होने चाहिए जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए हों। फिर है ये पॉइंट, अगला पॉइंट है अमगलमेशन एंड डेजोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन की 24 से लेके 26 तक पॉइंट डिस्कस करता है कि अगर मान लो एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन बनी हुई है और उन ट्रेड यूनियन को आप अमगलमेट करना चाहते हो, एक साथ जोड़ना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो, तो क्या प्रोसीजर है, और अगर उसको डेजोल्यूशन करना चाहते हो, डेजोल्यूशन का मतलब खत्म करना चाहते हो, तो क्या प्रोसीजर है। इससे पहले एक प्रोविजन और रह गया हमारा सेक्शन 23, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सेक्शन 23 क्या बात करता है, चेंज ऑफ नेम की बात करता है सेक्शन 23 कि अगर आपने ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करना है तो आप क्या करोगे। तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए सेक्शन 23 किस चीज की बात कर रहा है, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चेंज ऑफ नेम, एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में, कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड हो चुकी है, सेक्शन 8 के तहत रजिस्ट्रेशन हो चुका है, विद द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर, जो भी ट्रेड यूनियन के मेंबर है, कितने मेंबर्स हैं, मान लीजिए किसी ट्रेड यूनियन के अंदर अगर 15 मेंबर है तो 2/3 यानी कि 10 मेंबर्स अगर सहमति देते हैं तो उस ट्रेड यूनियन का नाम चेंज हो सकता है, अदरवाइज ट्रेड यूनियन का नाम चेंज नहीं कर सकते। फिर ये कहता है कि अगर आपने ट्रेड यूनियन को अमगलमेट करना है, अमगलमेशन का मतलब होता है मर्जर ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस, 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियन को इकट्ठा करना। सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 26 जो है ट्रेड यूनियन एक्ट का, वो साफ तौर पर इस प्रोविजन की बात करता है। ये कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करता है, ये कहता है कि अगर आप अमगलमेशन करना चाहते हो, 1 2 3 4 तरीके से आप इसे कर सकते हो। पहला डेजोल्यूशन करके, अगर आप उसको डेजोल्यूट करते हो, विदाउट डेजोल्यूशन के, डिवीजन ऑफ फंड्स के और विदाउट डिवीजन ऑफ फंड्स के। देखिए डेजोल्यूशन का मतलब है कि मान लीजिए 2 ट्रेड यूनियन है, एक ट्रेड यूनियन है ए और एक ट्रेड यूनियन है बी, आप चाहते हो इन दोनों को इकट्ठा करना है, तो 2 तरीके हैं, या तो बी को या ए को, दोनों को आपके पहले क्या करो, इनको एंड कर दो, खत्म कर दो, उसके बाद दोनों को कंबाइन करो, या फिर बिना डेजोल्यूशन के आप डायरेक्ट इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन करने के लिए आपको स्पेसिफिकली नोटिस भी देना पड़ता है, जो हम आगे के सेक्शन में करेंगे। अगर आप डेजोल्यूशन करना चाहते हो, खत्म करके करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो कर सकते हो। फिर कह रहा है कि जो फंड्स होते हैं ट्रेड यूनियन में, कुछ फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं, अगर उन फंड्स को आप बांट के अलग करना चाहते हो अलग अलग ट्रेड यूनियन के तो कर सकते हो, और या बिना बांटे अलग करना चाहो तो भी कर सकते हो। सेक्शन 24 जो है ट्रेड यूनियन एक्ट का बात करता है कि 2 और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस
may amalgamate together as one trade union with or without dissolution or division of funds of such trade union or either of any of the trade union। जो ये हमने पॉइंट डिस्कस किए थे यही बात इसमें कही जा रही है कि जो सेक्शन 24 ये बात कह रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होनी चाहिए वो अगर उनको आप कंबाइन कर रहे हो फंड्स को डेजोल्यूट करके या नहीं करके, या उनको डेजोल्यूट करके नहीं करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको आप कंबाइन कर सकते हो। फॉर द अमेगलेमेशन टू बी वैलिड, अगर आप इस मर्जर को वैलिड करना चाहते हो तो फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये कुछ कंडीशन से फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द कंसर्न ट्रेड यूनियन मस्ट पार्टिसिपेट। कम से कम आधे मेंबर जो है वो क्या करेंगे, एक उसके अंदर भाग लेंगे उसमें और वोटिंग करेंगे कि आप इसे इकट्ठा करो या ना करो। पहला वोटिंग, फिर अगर 60% वोट आते हैं फेवर में उस एमग्लेमेशन के तो आप कर सकते हैं कि दो कंडीशन है, ये मस्ट भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेक्शन 25 ये बात करता है कि जब भी आप एमग्लेमेशन करते हो ट्रेड यूनियन का तो एक नोटिस जो है राइटिंग में आप दोगे कि आप पहले तो इसका एमग्लेमेट कर रहे हो और उसको चेंज कर रहे हो नेम का ट्रेड यूनियन का। आफ्टर द एमग्लेमेशन मस्ट बी सर्व्ड बाय द सेक्रेटरी एंड 7 मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन टू द रजिस्ट्रार। एक सेक्रेटरी होना चाहिए। सेक्रेटरी कौन होता है, जो किसी भी ट्रेड यूनियन का मेन हेड डिसाइड किया निर्धारित किया जाता है, बनाया जाता है जिसे, वो सेक्रेटरी और 7 कम से कम मेंबर होने चाहिए। उन 7 मेंबर के और सेक्रेटरी के अगर साइन होते हैं और एक नोटिस जाता है रजिस्ट्रार को, तब जाके आप जो क्या कर सकते हो उसको एमग्लेमेट कर सकते हो, उसका नाम चेंज कर, एमग्लेमेट हो चुकी है नाम चेंज कर सकते हो। इफ द हेड ऑफिस और एनी अदर ऑफिस ऑफ द एमग्लेमेटिंग ट्रेड यूनियन लोकेटेड इन अदर स्टेट, अगर मान लो 2 अलग अलग ट्रेड यूनियन को जोड़ रहे हो, 4 को जोड़ रहे हो और वो अलग अलग राज्यों में है, तो अलग अलग जो राज्य होंगे वहां सभी को आप क्या करोगे, नोटिस दोगे। The registrar of trade unions or being satisfied with the fulfillment of condition, जब रजिस्ट्रार को लगेगा कि ये ट्रेड यूनियन की कंडीशंस जो है इन सबको आपने संतुष्ट कर दिया है, तो रजिस्ट्रार क्या कर रजिस्टर्स करेगा, उस चीज को एंट्री करेगा और उसके बाद इश्यू करेगा एक सर्टिफिकेट कि इनका अमग्लेमेशन हो गया और अब नया नाम ये बन चुका है। द अमग्लेमेशन कम्स इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो अमग्लेमेशन होगा जिस दिन उसको रजिस्टर्ड किया गया उसी दिन से वो एनफोर्समेंट हो जाएगा, उसी दिन से वो नई ट्रेड यूनियन लागू हो जाएगी। सेक्शन 26 बात करता है कि फॉर द चेंज ऑफ नेम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जब आप रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का नाम चेंज कर रहे हो उसका प्रोविजन दिया गया सेक्शन 26 में। चेंज ऑफ नेम का मतलब कि कोई राइट्स और लाइबिलिटीज को इफेक्ट नहीं करेगा, आपके जो अधिकार बनते हैं, आपकी जो ड्यूटीज बनती है ना तो उनको ये कोई इफेक्ट डालेगा और ना ही ऐसा कोई इफेक्ट डालेगा कि आप ट्रेड यूनियन के द्वारा या उसके खिलाफ कोई भी केस फाइल करो। यानी कि आपके जो राइट्स है वो वैसे के वैसे रहेंगे, आपके जो लाइबिलिटीज है, जो जवाबदेही है, जो जिम्मेवारी है वो वैसे के वैसे रहेगी। ये किसी प्रकार का ऐसा प्रभाव नहीं डालेंगे लीगल प्रोसीडिंग पर कि आप अगर कल को आपका डिस्प्यूट होता है तो अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हो तो उस बात के लिए भी आपको नहीं रोकेगा कि आप कोर्ट में मत जाओ। सिमिलरली एमग्लेमेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट प्रेजुडाइज एनी राइट्स, जब आप अमग्लेमेशन कर देते हो तो वे किसी प्रकार के प्रेजुडाइज का मतलब इनजस्टिस नहीं करता किसी भी ट्रेड यूनियन के राइट को और उससे जुड़े हुए जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उस ट्रेड यूनियन को स्थापित किया है। अब बात आती है डेजोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन कैसे होता है। सेक्शन 26 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 डील्स विद द डेजोल्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को खत्म करने की बात करता है। फॉर ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन द रूल्स ऑफ सच ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 6J, सेक्शन 6 का J पॉइंट जो बात कहता है कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को आप जब डेजोल्यूट करना चाहते हो तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और जो प्रोविजंस बनाए गए हैं सेक्शन 6J में। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में भी डिसॉल्व एट एनी टाइम, किसी भी टाइम उसे खत्म कर सकते हो। नोटिस दिया जाएगा सेक्रेटरी और 7 मेंबर के द्वारा, जैसे आपने नोटिस फॉर चेंज दिया था नेम चेंज के लिए, लेकिन इसमें टाइम लिमिट है कि 14 दिन से पहले, मान लो आपने 15 तारीख को आपने डेजोल्यूट करनी है तो 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। 2 तारीख को आप नोटिस, 1 तारीख को नोटिस भिजवा दोगे। रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि वो जो आपने डेजोल्यूट किया है, ट्रेड यूनियन को खत्म किया है, वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन है, तो वो क्या करेगा, उस डेजोल्यूशन को रजिस्टर में एंट्री करेगा। डेजोल्यूशन इफेक्ट से उस दिन से आएगा जिस दिन डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन जो है किया जाता है, जिस दिन वो रजिस्टर्ड किया गया था। इन केस ऑफ द रूल्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन डू नॉट हैव एनी प्रोविजंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में किसी प्रकार का ऐसा प्रोविजन उन्होंने नहीं डाला कि किस प्रकार से फंड्स जो रुपए हैं उनको डिवाइड किया जाएगा, उस मामले में वो फंड्स को जैसे मेंबर्स ठीक लगे, मेंबर्स को लगेगा उस हिसाब से वो फंड को डिवाइड कर देंगे।
इन केस द रूल्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैव प्रोविजंस फॉर डिवीजन ऑफ फंड, अगर मान लो डिवीजन ऑफ फंड रुपया बंटवारा करने का कोई प्रोविजन डाला हुआ है, कोई कानून पहले उन्होंने अपने ट्रेड यूनियन में डाला है, तो फंड उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होगी तो ये रूल जो है वहां पर अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद सच ट्रेड यूनियन में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, सारे जो मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के उनकी सहमति से डिसॉल्व होगी या फिर कोर्ट के द्वारा। अगर मान लो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो किस तरीके से डिसॉल्व होगी, देखिए डेजोल्यूशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हमें अच्छे से समझना है। अच्छे से क्या समझना, जैसे डेजोल्यूशन की आप बात करते हो, दो तरीके की ट्रेड यूनियन होती है, वन होता है रजिस्टर्ड और सेकंड होता है अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में अगर प्रोविजन मेंशन है तो प्रोविजन के हिसाब से हो जाएगा अकॉर्डिंगली, और नॉट मेंशन है तो एज मेंबर थिंक फिट, जैसे मेंबर्स को ठीक लगे वैसे हो जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या प्रोविजन दिया गया, देखिए अनरजिस्टर्ड में कह रहा है कि अगर अनरजिस्टर्ड की बात होती है तो ट्रेड यूनियन जो है सारे मेंबर की कंसेंट से होगी या फिर कोर्ट के द्वारा होगी। ठीक है, या तो सारे मेंबर्स ने, इसमें दो तरीके से होगी, एक तो कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स और सेकंड है बाय कोर्ट। दो तरीके से आप जो है रेजोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न्स। रिटर्न्स क्या होते हैं? रिटर्न्स वो चीजें होती हैं कि जिसमें जो भी इनकम आती है पूरे साल की, उस सारे इनकम की एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। सेक्शन 28 प्रोवाइड करता है कि हर एक जो ट्रेड यूनियन है वो रिटर्न को सेंड करेगा रजिस्ट्रार को मैनुअली रजिस्टर में एंटर करके ऑन और बिफोर सच अ डे, एक ऐसे दिन को जो भी रजिस्ट्रार के द्वारा डिसाइड किया गया कि साल में कौन सा दिन होना चाहिए। एक तो जनरल स्टेटमेंट होगी, उसमें ऑडिट रिपोर्ट होगी, कुछ रिपोर्ट तैयार की जाती है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, जो भी आपने खर्चा किया है उसकी पर्चियां होनी चाहिए, जो भी आपने इनकम ली है या जो भी आपको प्रॉपर्टी परचेज की है फर्म के प्रति आपकी जो जवाबदेही है वो सारा का सारा इंक्लूड होना चाहिए 31 डे ऑफ दिसंबर, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31/12 तक, ये वाला इनका ईयर होता है। सब सेक्शन 2 जो है ये बात करता है सेक्शन का कि जब आप जनरल स्टेटमेंट देते हो, एक आप स्टेटमेंट देते हो जो भी आपने ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी, तो यूनियन क्या करेगी, उसको डेट ऑफ डिस्पैच भी मेंशन करेगी। जो भी डेट ऑफ डिस्पैच दिया गया है, जो भी आपको टाइम पीरियड फिक्स किया गया, उस पीरियड के हिसाब से आप क्या करोगे, स्टेटमेंट की कॉपी वहां पर भिजवा दोगे रजिस्ट्रार के पास। एंड स्टेटमेंट इंडिकेटिंग ऑल द चेंजेस, अगर आप उसमें कुछ बदलाव कर रहे हो वो सारे के सारे चेंज भी जो है पूरे साल में जो कुछ भी हुए वो सारा का सारा भी आप रजिस्ट्रार को भेज दोगे। Whenever and registered trade union alters its rule, जब कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अपने रूल्स को चेंज करती है, such alteration should be conveyed to the registrar in a period of not less than 15 days, तो 15 दिन से कम का जो नोटिस है वो दिया जाना चाहिए, यानी कि उस 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस नहीं देना हमें, 15 दिन के अंदर अंदर हमें वो बदलाव करने हैं। 15 दिन के अंदर आप अगर बदलाव करना चाहते हो ट्रेड यूनियन के कुछ रूल्स में तो आप रूल्स में बदलाव कर सकते हो। प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज क्या होती हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस है, क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए और क्या क्या इम्यूनिटीज दी गई हैं किस चीज को, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को। सबसे पहले क्रिमिनल लायबिलिटी से उसे बचा जा सकता है, किसी प्रकार का कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड अगर क्रिमिनल केस है वो रजिस्टर नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई थी डॉक्टर R.H. डेनियल वर्सेस कृष्णा अय्यर ने। फिर है सिविल लायबिलिटी, क्या है, सेक्शन 18 बात करता है कि किसी भी प्रकार के सिविल सूट में और टोर्ट वगैरह के मैटर में उनकी कोई जिम्मेवारियां नहीं बनती है जब तक वो ट्रेड यूनियन करंटली रहती है, ये बात कही गई थी रोहताश इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। फिर है एज टू कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो जब तक ट्रेड यूनियन है उसकी लायबिलिटी अगर आपने ऐसी कोई लगा दी गई है कि आप जो है आप ट्रेड यूनियन में आप रुकावट कर रहे हो, कोई ऐसा कोई आप लगाते हो तो वो वॉइड माना जाएगा। अब राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज क्या होगी, सबसे पहला राइट ऑफ एडमिशन है। एडमिशन का मतलब है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर मेंबर बनना चाहता है वर्कर तो उसको आप एडमिट करोगे, ट्रेड यूनियन का पार्ट बना दोगे। राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी एम्प्लॉयर के पास अपने आप को रिप्रेजेंट करने का जो राइट है वो ट्रेड यूनियन को होता है। राइट टू कॉन्टैक्ट, ट्रेड यूनियन के बिहाफ में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के बिहाफ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं,
राइट टू सूट फाइल कर सकते हैं, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह उन सब की जांच पड़ताल कर सकते हैं, राइट टू अमेगलेमेट, और जो अलग अलग जो ट्रेड यूनियंस उनको इकट्ठा कर सकते हैं। अब बात आते हैं ड्यूटीज और लाइबिलिटीज की। सेंड ए नोटिस, एक नोटिस भेज सकते हैं ट्रेड यूनियन के लिए कि हम जो है जब भी उसमें किसी प्रकार का चेंज कर रहे हो, चेंज ऑफ एड्रेस है या कुछ और है। ड्यूटी टू स्पेंड द फंड्स, आप जो फंड्स हैं, जो रुपए आपने कलेक्ट किए ट्रेड यूनियन के, उनको आप कैसे बांटोगे। हर एक ट्रेड यूनियन जो है हर साल एक रिपोर्ट पेश करेगी, जनरल स्टेटमेंट देगी। जब किसी प्रकार का बदलाव रूल्स में किया जाता है ट्रेड यूनियन में, तो नोटिस जो है उसके बदलाव के लिए जरूरी है और वो 15 दिन का नोटिस उसमें होना चाहिए। अगर कोई भी रिटर्न्स वगैरह सबमिट नहीं करता है और किसी भी बदलाव का नोटिस नहीं देता है, तो वो उसकी लायबिलिटी बन सकती है कि उसको ₹5 तक का जुर्माना दिया जा सकता है, जिसे 50 तक बढ़ाया जा सकता है। कोई भी पर्सन अगर झूठी इन्फॉर्मेशन देता है ट्रेड यूनियन के रिगार्डिंग और उसकी इंटेंशन है धोखा देने की, तो उसको ₹200 की पनिशमेंट हो सकती है। जब भी किसी भी व्यक्ति को आप ट्रेड यूनियन का मेंबर बनाते हो, तो उसने कम से कम 18 साल की एज कंप्लीट कर ली गई हो और किसी प्रकार का मॉरल टर्पिट्यूड जो है वो नहीं होना चाहिए, नैतिक उसका पतन नहीं होना चाहिए, गलत काम उसने करने वाले नहीं होना चाहिए। और ऐसे मामले में अगर मान लो किसी को कन्विक्शन हो गई, 5 साल तक की सजा मिल चुकी है, किसी मामले में जेल जा चुका है, तो वो उसके लिए हकदार नहीं होता, ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता। कोई भी मिनिस्टर और पर्सन जो एक यूनियन के ऑफिस या स्टेट और यूनियन में कोई मेंबर बना हुआ है एग्जीक्यूटिव का, तो वो जो है, और अदर ऑफिस पियर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, वो भी क्या कर सकता है, उसको भी इलेक्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी स्टेट मेंबर है लेजिस्लेचर का या सेंटर का कोई नेता, तो उसको भी आप हिस्सेदार नहीं बना सकते। तो ये है पूरा का पूरा ट्रेड यूनियन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो वीडियो है छोटा सा, जिसमें मैंने लगभग मोटे मोटे तौर पर आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और आप ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड अपना कोई स्पेशल वीडियो बनवाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कोरोना के इस काल में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।